ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार और डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का टाइम्स नाउ नव भारत पर दिया हुआ इंटरव्यू देखा और इस इंटरव्यू ने मेरा सम्राट पृथ्वीराज इस फिल्म की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल दिया है। और इसलिए मुझे लगा कि इस इंटरव्यू के बारे में आप सभी मित्रों के साथ में बात अवश्य करनी चाहिए। और इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो पूरे देश के सामने आनी आवश्यक है और इसी कारण से आज हम इस इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज इस फिल्म पर मैंने अभी तक 4 से 5 वीडियोज़ में हमने चर्चा की है। जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तब तो मेरी भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं कितना उत्सुक था, अभी भी आप वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। पर उसके बाद में फिर जैसे जैसे टीजर ट्रेलर रिलीज होते गए वो उत्सुकता कम होती गई। पर फिर भी अगर आप हमारा इस फिल्म का पहला ट्रेलर रिव्यू देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी इस फिल्म के माध्यम से कुछ ऐसे इतिहास के पहलू हमारे सामने अगर वे रखते हैं जो इससे पहले हमने कभी भी बड़े पर्दे पर नहीं देखे हो, तो मैं खुद होकर इस फिल्म को प्रमोट करूंगा अगर वो इतिहास हमारे सामने इस फिल्म के माध्यम से आता है तो। और आज जब मैंने इस इंटरव्यू को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये फिल्म उस इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। और अगर वो इतिहास हमारे सामने इस फिल्म के माध्यम से आता है तब तो भाई बाकी बातें कोई मायने नहीं रखती कि भाई टेक्निकली उतनी बढ़िया वेल मेड है या नहीं, या विजुअल्स उतने बढ़िया है या नहीं, परफॉर्मेंसेस उतने बढ़िया है या नहीं। इन बातों को हम बिल्कुल आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो इंटरव्यू है पूरा 50 मिनट से भी बड़ा इंटरव्यू है, इसमें से मैंने 4 से 4.5 मिनट की क्लिप अलग से निकाली है, वो अभी हम साथ में मिलकर देखेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी मित्रों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए, पिछले करीब 1.5-2 वर्षों से मैंने अक्षय कुमार जी की जो कुछ फिल्में आई है उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, चाहे वो हाउसफुल 4 हो, लक्ष्मी हो, अतरंगीरे हो। ये फिल्में मुझे सच में पर्सनली पसंद नहीं आई थी और इस कारण से मैंने उनकी आलोचना की है। पर इस कारण से काफ़ी सारे मित्रों को ऐसा लगता है जैसे मैं अक्षय कुमार, उनकी फिल्मों को जानबूझकर टारगेट कर रहा हूँ। पर देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा हमारे चैनल पर मैंने अगर किसी कलाकार के समर्थन में सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं तो वे अक्षय कुमार ही है। जब अभी 4-5 वर्ष पहले उन्हें काफ़ी ऐसा टारगेट किया जा रहा था ये कहकर कि भाई अक्षय कुमार राष्ट्रवाद को बेचते हैं, नेशनलिज्म को बेच रहे हैं, तो उस समय भी मैंने उनकी फिल्मों के समर्थन में वीडियो बनाए थे। या उसके अलावा भारत के वीर प्लेटफॉर्म की जब उन्होंने शुरुआत की थी उसके समर्थन में भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। या उसके बाद उनकी नागरिकता को लेकर जो उन्हें टारगेट किया जा रहा था उस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा जब अक्षय कुमार जी ने राम मंदिर पर जब निर्णय आया था कोर्ट का, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। अक्षय कुमार जी ने जब राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया था उस पर भी मैंने अपना वीडियो बनाया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कोई जानबूझकर उनकी फिल्मों को ख़राब बोला है। अब वो फिल्में मुझे नहीं आई थी पसंद, इस कारण से मैंने केवल उनकी आलोचना की है। चलिए, वो जो क्लिप है 4-4.5 मिनट की जो मैंने इंटरव्यू में से निकाली है वो हम देखते हैं। सिर्फ 4 लाइनें। ये मैं किताब भी ले आया। मैंने तो किताब पढ़ाना शुरू की। ये 8वीं कक्षा की किताब है। तो ये किताब के अंदर आप देखेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान या हमारे हिंदू राजा के बारे में सिर्फ 4 लाइनें हैं और मुगल एम्पायर की पूरी किताब के अंदर भरी हुई है जो लिखा गया है। पर देखिए, बात केवल 8वीं कक्षा की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक की नहीं है। हमें पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है या वामपंथी इतिहासकारों ने जो एक सिलेक्टिव वन साइडेड इतिहास लिखा हुआ है उसे अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर हमें केवल और केवल विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देखने को मिलता है, या उन विदेशी आक्रांताओं ने जो यहाँ पर अत्याचार किए, फिर वो चाहे मुगल हो, अफगान हो, तुर्की हो, डच हो, पुर्तगीज़ हो, ब्रिटिश हो, उनके जो अत्याचार है उन अत्याचारों को छुपाने वाला या उन्हें जस्टिफाई करने वाला, किसी न किसी प्रकार से उसे एक बैलेंस करने वाला, जस्टिफाई करने वाला इतिहास ही हमें ज़्यादातर पढ़ाया गया है। और सबसे दुख की बात तो ये रही है कि पाठ्यपुस्तक छोड़िए, आप देख लीजिए बड़े बड़े जिन साहित्यकारों को कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, हम पिछले कई दशकों का इतिहास अगर हम देखें तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिले हुए हैं जो वामपंथी विचारधारा से हैं या जिन्होंने पूरी तरीके से गलत इतिहास देश के सामने प्रस्तुत किया, उनको ही ज़्यादातर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है। और 4-5 वर्ष पहले हमने देखा भी था वो जो अवार्ड वापसी गैंग थी उनमें ज़्यादातर फिर ऐसे ही साहित्यकार वगैरह थे। हम बाकी का वीडियो आगे देखें उससे पहले देखिए, अभी हम सम्राट पृथ्वीराज इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कुकू FM पर अनुपम खेर जी के द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा पृथ्वीराज चौहान, ये ऑडियो बुक आप कुकू FM पर सुन सकते हैं और उसके माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिलेगी।
इतिहास के और भी कई सारे पहलू आपके सामने इस ऑडियो बुक के माध्यम से आएंगे। तो सम्राट पृथ्वीराज जी फिल्म देखने से पहले कुकू एफएम पर आप ये ऑडियो बुक अवश्य सुनना। और कुकू एफएम पर केवल ये एक ऑडियो बुक ही नहीं, ऐसे पूरे 1000 घंटों से भी ज़्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी कुकू एफएम पर अवेलेबल है, जिसमें केवल ऐतिहासिक ही नहीं तो मोटिवेशनल, बायोग्राफी, रोमांटिक, हॉरर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल, कल्चरल, धार्मिक, ऐसे कई सारे अलग अलग जोनरा में ये कंटेंट अवेलेबल है। बुक समरीज भी अवेलेबल है और वो भी आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में भी सुन सकते हैं, अंग्रेजी के साथ में ही। कुकू एफएम भारत के सबसे बड़े ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स में से एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और ये एक प्राउडली मेड इन इंडिया ऐप है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम की डाउनलोड लिंक और कोड दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और ये कोड डालेंगे तो पहले जो 250 यूजर्स होंगे, 250 यूजर्स होंगे, उन्हें जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 399 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी मात्र केवल 199 रुपये में ही मिलेगा। तो आप कुकू एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पराजय बनी या ऐसा बताने की कोशिश हुई कि भारत ये सभ्य समाज कुछ बाहरी सभ्यताओं के आने के कारण हुआ, कुछ हमलावरों के आने के कारण हुआ। इसका कारण मैं जहां तक समझता हूं कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो इस देश को निर्णय करना था कि वो कौन सी चेतना है जिसके आधार पर हम भारत का भविष्य तय करेंगे। तो उस समय के जो राज्यकर्ता थे उनके दिमाग में ये बात थी नहीं। और उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम लोगों के मन में एक अपराध बोध पैदा किया गया। हमारा इतिहास तो वैदिक काल से प्रारंभ होता है, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो। लेकिन जिन भी लोगों ने आजादी के बाद का इतिहास लिखा उन लोगों ने इस बात को छिपाया। अब क्या हुआ है, जब पूरे इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, उसका एक कारण मैं साफ कहता हूँ, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि 2014 के बाद देश में एक ऐसी सरकार आई है जो अपने अतीत पे प्रश्न कर रही है। नाउ इट इज द टाइम टू रिक्लेम योर हिस्ट्री। देखिए, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने का साहस किया है कि स्वतंत्रता के बाद में देश पर काफ़ी लंबे समय तक कुछ ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने झूठे सेक्युलरिज्म के लिए, सूडो सेक्युलरिज्म के लिए हमारे सच्चे इतिहास को हमेशा से ही छुपा कर रखा, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। हमारे अंदर ही वे एक अपराध बोध भरते गए कि भाई हमारी सभ्यता में तो बस कुरीति आई थी, ये तो साफ सपेर वाला देश था, इस सभ्यता में तो कुछ है ही नहीं। और इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि 2014 के बाद जो सरकार आई है वे अपनी उस हिस्ट्री को, अपने इतिहास को वे रिक्लेम कर रहे हैं, फिर से हमारे उस गौरवशाली इतिहास को वे सामने लेकर के आ रहे हैं और इस बात पर उन्हें गर्व है। यही पढ़ाया गया था मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे और एक सिंगल कॉलम, 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन। जिन लोगों ने 200-300 वर्ष राज्य किया भारत पर, जिसको इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, और ये 300 वर्ष और हजारों वर्ष का इतिहास कहाँ चला गया। जैसे इसी किताब को जब अक्षय पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे ये किताब लेकर पढ़ी और मुझे हैरानी हुई कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि ये तो बड़ी सामान्य बात थी कि किसी के भी धर्म स्थल पर हमला करना, एक विजेता दूसरे के धर्म स्थलों पर जाकर करता था, और ये कोई नई बात नहीं, ये कोई विदेशी हमलावरों ने शुरू नहीं किया। और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन सी कहानियां रची जा रही हैं। उसका कारण कहीं ये है कि कुछ इतिहासकार गोरी और गजनवी को सही ठहराना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बात अक्षय कुमार और डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने की। सबसे पहले तो अक्षय कुमार ने कहा कि हमें तो केवल ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, इसके बारे में ही पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या हमारे जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं, महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, जिन्होंने इस देश की सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, विदेशी आक्रांताओं से इस सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बारे में तो हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता। 1-2 लाइनों में पूरी तरीके से उनके इतिहास को समेट कर रख दिया है, और वो इतिहास भी पूरी तरीके से वन साइडेड, झूठा इतिहास। हालांकि सच्चाई तो यह है कि पूरे विश्व में पिछले 2000 वर्षों में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वे सारी की सारी नष्ट हो गई। केवल एक भारतीय सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसे विदेशी आक्रांता नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे वीर वीरांगनाएं, महापुरुष, संत महात्मा वे लगातार
विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। इसके बाद में आगे औरंगज़ेब ने किस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर अभी जो केस कोर्ट में है उस पर चर्चा की गई है, उसका भी एक थोड़ा सा पार्ट हम देखते हैं। आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है और क्या आकृति में कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई झुठला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा। के नटवर सिंह ने भी अपने पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। लेकिन देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी देखने में बिल्कुल लगता है शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। अगर देखिए यहाँ पर कितनी स्पष्टता के साथ में अक्षय कुमार हो, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हो, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी तो कहा है कि भाई मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है वो शिवलिंग है, इतना स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा। और इतिहास में सैकड़ों प्रमाण अभी अवेलेबल है कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा। मंदिर हो, विश्वविद्यालय हो, हमारे गुरुकुल हो, 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट करने का इतिहास हमारे सामने अवेलेबल है। सारी बातें होते हुए भी किस प्रकार से इस पूरे इतिहास को दशकों से हमसे छुपा कर रखा गया। और अब तो ये सब सुनने के बाद में मैं सच में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया हूँ ये फिल्म देखने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो बातें उन्होंने यहाँ पर बताई है वही इतिहास, वही बातें उन्होंने फिल्म के माध्यम से भी ज़रूर अवश्य प्रस्तुत की होगी। और आगे अक्षय कुमार भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये दिखने में तो शिवलिंग ही लग रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये कोई पोलराइजेशन नहीं है, हम हमारी संस्कृति सभ्यता को उसको रिक्लेम कर रहे हैं, जागरूक करना चाहते हैं, हमारे गौरवशाली इतिहास को हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अक्षय कुमार ने आगे कहा। इस बात को अपने हिस्ट्री को सामने लाना, अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू राजा के बारे में बात करना, अगर वो राइट विंग है तो हाँ भाई हाँ हूँ मैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे जब मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई अक्षय कुमार जी मतलब एक प्रकार से कई बार लगता है कि वे 2 नाव में पैर रख रहे हैं, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। पर यहाँ पर आज उन्होंने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया कि भाई हाँ, अगर अपने देश, संस्कृति, सभ्यता पर गर्व करना या अगर किसी को राइट विंग होना लगता है कि हाँ तो भाई हाँ हम हैं राइट विंग। और वैसे भी भारत की दृष्टि से लेफ्ट राइट इन शब्दों के कोई मायने नहीं है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट्स है, वहाँ के इतिहास और उनका जो कल्चर है उसके हिसाब से वे सही हो भी सकते हैं, पर भारत का इतिहास, सभ्यता पूरी तरीके से अलग है। उन्होंने चाणक्य बनाई थी तब भी विरोध हुआ था, तब लोगों को आपत्ति थी कि ये हर हर महादेव नहीं कह सकते टीवी पे, am I right? जी जी। तो तब ये बोला ही नहीं जा सकता था, एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। देखिए ये बात मतलब ये तो पहली बार हमें पता चला चाणक्य सीरियल के बारे में कि उस समय उस सीरियल में हर हर महादेव नारा तक नहीं दिखाया जा सकता था, विरोध किया जाता था उस समय। ये कितना मतलब वैसे आश्चर्यजनक भी मैं सरप्राइज़ करने वाला नहीं कहूँगा, शॉकिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसी बातें हमने इससे पहले भी सुनी हुई है कि रामानंद सागर जी को भी कितने विरोधों का सामना करना पड़ा था रामायण सीरियल के समय। उन्हें ये कहा जाता था, दबाव डाला जाता था कि भाई ये जो हिंदुत्व का टोन है ना ये कम कर दो। मैंने सच में सोचा नहीं था आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी कि इतना जल्दी परिवर्तन हम देखेंगे। और बस अभी थोड़ा सा एक 10 सेकंड बचे हैं केवल। एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है। मैं जो आदमी सुबह 4 बजे उठता हो, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, सोशलाइज नहीं करता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल के 3। ये बात बिल्कुल सही कि इंडस्ट्री में ऐसा स्टैंड लेना, अपने देश और सभ्यता पर गर्व करना बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ये अपने आप में ही बहुत कठिन है। तो इस कारण से शायद उनके इंडस्ट्री में कोई मित्र नहीं होंगे, पर अभी ठीक है, एक बदलाव हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम है ऐसी फिल्मों की संख्या जो बन रही है और उसमें भी प्रोडक्शन वैल्यू या विजुअल्स
जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाहुबली जैसे विजुअल्स वो हमें भले ही नहीं दिख रहे हो, पर चलिए अगर इतिहास को सही तरीके से सामने रखा गया होगा तो वो सब बातें फिर कोई मायने नहीं रखती है। बाकी दोस्तों, आपके इस इंटरव्यू के बारे में क्या विचार है? सम्राट पृथ्वीराज जी फिल्म देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और कुकू FM को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।